अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है। तो जैसा कि आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं कि हम आपको जो है वो इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो आजकल जो है सबसे ज़्यादा जो मसला चल रहा है वो है इकॉनमी का। तो हम आज जो है वो इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इस वीडियो के इंशाल्लाह 2 पार्ट होंगे। सबसे पहले जो है वो इकॉनमी की जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे इसमें। उसके बाद दूसरे पार्ट में जो पाकिस्तान की इकॉनमी है ख़ुसूसी तौर पर उसको जो मसाइल जो हैं दरपेश हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम जो है इसकी पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इकॉनमी है क्या। तो एडम स्मिथ ने 1776 में एक किताब लिखी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसके मुताबिक इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मौजूदा वसाइल का मुताला करना जो है वो स्टडी ऑफ इकनॉमिक्स कहलाता है। यानी इंसान की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आपके पास या एक मुल्क के हदूद में जितने वसाइल हैं उनका इस्तेमाल करना या उनकी तलाश करना इकॉनमी कहलाता है। अब हम को इसकी तारीफ़ में 2 चीज़ें मिल रही हैं। सबसे पहली चीज़ इंसानी ज़रूरियात को पूरा करना। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो इंसानी बुनियादी ज़रूरियात हैं जिनके बगैर जो है वो इंसान गुजारा ही नहीं कर सकता यानी ज़िंदा ही नहीं रह सकता, वो क्या हैं? ये बुनियादी ज़रूरियात 3 ही हैं जो कि रोटी, कपड़ा और मकान है। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है। आपने फरमाया किसी भी रियासत में किसी को उससे ज़्यादा मुयस्सर नहीं आएगा कि जब तक कि दूसरे तमाम लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान ना मिल जाए। यानी जब तक बाकी लोगों को ये बुनियादी ज़रूरियात मुयस्सर नहीं आती आप आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी चीज़ जो इसकी तारीफ़ में हमें मिल रही है वो बुनियादी इंसानी वसाइल हैं जिनमें कुदरती वसाइल वगैरह शामिल हैं। अब हम जो है वो कुदरती वसाइल की जो है तारीफ़ को देखेंगे। कुदरती वसाइल जो है उसकी तारीफ़ कुछ यूँ है। कुदरती तौर पर ज़मीन के अंदर या ज़मीन के ऊपर जो वसाइल कुदरती तौर पर पाए जाते हैं उनको कुदरती वसाइल कहते हैं। अब कुदरती वसाइल कौन कौन से हैं? इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम हो सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको बुनियादी तौर पर शामिल किया जाता है। इनमें सबसे पहले जो है वो मादनियात आती हैं। मादनियात में कोयला, गैस, हीरे जवाहरात, तेल, उसके बाद दूसरी चीज़ है लाइफ स्टॉक यानी माल मवेशी। इन दोनों चीज़ों का इंसानी बुनियादी ज़रूरियात से बराह रास्त ताल्लुक़ है। इंसान ने अगर गोश्त खाना है तो वो माल मवेशी से आता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वो जंगलात हैं। जंगलात को किसी भी मुल्क का कीमती तरीन असासा समझा जाता है। इसके बाद चौथे नंबर पर ज़राअत मौजूद है। अगर हम देखें तो ज़राअत से जो है वो इकॉनमी का क्या ताल्लुक़ है, तो इसमें जो है जो खुराक वगैरह है वो हमें ज़राअत से ही मुयस्सर आती है। उसके बाद 5वें नंबर पर जो है वो सनलाइट यानी कि रोशनी आती है। उसके बाद 6ठे नंबर पर जो है वो समंदर है। आप सोच रहे होंगे कि समंदर का इकॉनमी से क्या ताल्लुक़ है। तो समंदर की अहमियत के बारे में अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कहते हैं कि किसी भी मुल्क की ताकत का पैमाना जो है वो समंदर की दस्तरस से जाना जाता है। जिस मुल्क का जितने समंदर पे कंट्रोल होगा वो मुल्क इतना ही ज़्यादा ताकतवर होगा। इसकी मिसाल मुग़लिया सल्तनत से ली जा सकती है। मुग़लिया सल्तनत जो है वो पूरे बरसग़ीर पर हुकूमत करती थी और वो उस दौर की एक सुपर पावर समझी जाती थी। हिंदुस्तान जो है उसको जो है वो
सोने की चिड़िया करार दिया जाता था कि जिसकी वजह से बहुत से स्याह वगैरह जो है वो सैर व सयाहत के लिए बरसगीर आते थे। और इन्हीं में कुछ छुप छुपा कर जो है वो अंग्रेज़ ताजरों का रूप धार कर जो है वो बरसगीर में दाखिल हो गए। बरसगीर में दाखिल होने के बाद उन्होंने वहाँ पर अपने जो है वो पहले तो पैर जमाए, तिजारत के ज़रिए लोगों को अपने काबू में किया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वहाँ पर वहाँ के हुक्मरानों को कत्ल व गारत में कुछ को मरवा दिया और वहाँ पर वो काबिज़ हो गए। तो बरसगीर के साथ साथ जो है वो बहुत बड़ा समंदर मौजूद है। तो बरस अब हम बरतानिया की उस ताकत का जो है वो अंदाज़ा समंदर से लगा सकते हैं कि जब तक वो यहाँ पर मौजूद रहे, वहाँ पर जो है उनकी जो नेवी है उन्होंने समंदर को काबू किए रखा। अगर उन्होंने जो है वो समंदर जो है उस वक्त जो है वो तिजारत के लिए इस्तेमाल होता था, तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी के ताजर जो हैं या अपनी मनपसंद का जो सामान भेजना होता था अपने मुल्क वगैरह में, तो उन्हीं को सिर्फ जाने देते थे। तो हम जो है किसी मुल्क की जो ताकत है उसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि समंदर जो है वो कितनी अहमियत रखता है। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं, तो हमें जो है वो तारीख़ का थोड़ा सा हवाला देखना पड़ेगा। पुराने दौर में ये कहा जाता था या माना जाता था कि अगर आपने किसी मुल्क की ताकत को देखना है तो उसकी जो है वो मिलिट्री को देखें। उस दौर में जो है वो सुपर पावर बनती रहती थी और टूटती रहती थी। जो मिलिट्री होती थी वो ही मुल्क व कौम का सरमाया होती थी और उसी को जो है वो ताकत का पैमाना समझा जाता था। मगर जैसे जैसे दुनिया जो है वो जदीद होती जा रही है, तो ये ज़ाविया बदल चुका है। अब किसी मुल्क की ताकत का अंदाज़ा उसकी इकॉनमी से लगाया जा सकता है। पहले किसी मुल्क की साख्त का अंदाज़ा, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, मिलिट्री से लगाया जाता था। जैसे कि बरतानिया की जो है सिक्योरिटी की डेफिनेशन पुराने दौर में मिलिट्री थी। वो मिलिट्री पर बहुत ज़्यादा ख़र्च किया करते थे। उन्होंने इसी वजह से अमेरिका, अफ़्रीका, बरसगीर और यूरोप पर जो है वो कब्ज़ा किए रखा और उनको जो है वो एक कॉलोनी की शक्ल दे रखी। तो अब जो है ये निज़ाम जो है वो उलट चुका है। अब उनकी जो है जो डेफिनेशन है इकॉनमी की वो बदल चुकी है। अब जो पुराने दौर में जो बरतानिया और फ़्रांस की आपस में 100 साल से ज़्यादा जो है वो जंग रही, मगर और उन्होंने उनकी सिक्योरिटी की डेफिनेशन भी मिलिट्री थी, मगर अब जदीद दौर में उन्होंने अपनी जंग का ख़त्मा किया और अपनी जो सिक्योरिटी की डेफिनेशन है वो उन्होंने इकॉनमी को दे रखी है। यानी अब वो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने में लगे हुए हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा तफरीह के मौक़े मुयस्सर कर रहे हैं। यानी कि वो बुनियादी ज़रूरियात तो पूरी कर चुके हैं, अब जो है वो अपर लाइफ उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सहूलतें मुयस्सर आ रही हैं। और जो अपने कुदरती वसाइल हैं, यानी कि जो पहले बता चुका हूँ, तेल, गैस और जो कीमती हीरे जवाहरात होते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। अब वो मिलिट्री से हटकर इकॉनमी पर तवज्जो दे रहे हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं, तो इकॉनमी की जैसे कि जो है ये सिर्फ तारुफ है, तो उसमें हमें जो है तारीख़ का थोड़ा सा हवाला देखना पड़ेगा। 1944 में अमेरिका का एक शहर है, या इसको आप एक कस्बा कह लें, जिसका नाम था ब्रेटन वुड। इसमें एक एग्रीमेंट हुआ जिसके नतीजे में 3 बड़े इदारे वजूद में आए। सबसे पहला जो इदारा था वो था IMF, जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड भी कहते हैं। दूसरा इदारा था वर्ल्ड बैंक, और उसी मायदे के जो है उसके नतीजे में तीसरा इदारा जो मार्ज़ वजूद में आया वो था जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको गैट कहते हैं।
अब देखते हैं कि ये इन तीन इदारों का या इस मुआहदे का हमारे आज के टॉपिक यानी इकॉनमी से क्या ताल्लुक़ है। IMF और वर्ल्ड बैंक ने दोनों ने एक तराजू रखा कि किसी भी मुल्क को जांचने के लिए कि वो मुल्क मुस्तहकम है या नहीं, उसके लिए उन्होंने 3 शराइत रखी। उनका पैमाना ये था कि अगर मुल्क तरक्की नहीं कर रहा मगर मुस्तहकम है या बुनियादी ज़रूरियात जो है वो उनको मुयस्सर आ रही हैं, तो सबसे पहले उनका पैमाना ये था कि बैलेंस एंड पेमेंट इसका जो है वो किसी मुल्क को मसला ना हो। इसकी हम वज़ाहत ऐसे करेंगे कि आपके मुल्क के अंदर जितनी आमदनी है उतने ही अखराजात हैं। हम इसकी मिसाल बहुत ही आसान लेंगे, जैसे कि हम घर की मिसाल ले सकते हैं कि अगर एक घर को चलाने के लिए या एक घर की आमदनी जो है वो 10,000 है, तो उनका जो अखराजात हैं वो भी 10,000 हों तो वो घर मुस्तहकम है। अगर किसी घर के जो है वो आमदनी जो है वो 10,000 है लेकिन उनके अखराजात जो हैं वो 11,000 हैं, तो वो घर जो है 4-5 माह या साल कर लें तो गुजारा कर सकता है 1 साल के अंदर। मगर जैसे जैसे जो है वो अगर आप देखें कि 1,000 जो है उनको दूसरों से मोहताज होकर लेना पड़ता है, तो वो ज़्यादा देर तक जो है वो गुजारा नहीं कर सकते। तो इसी तरह जो है बैलेंस और पेमेंट का इशू है कि अगर ये आपस में इसके जो आपकी मुल्क की आमदनी है और अखराजात अगर जो है वो बराबर हों तो वो मुल्क में इस्तेहकाम है। और दूसरा तो जो उन्होंने पैमाना रखा वो था ट्रेड डेफिसिट का। ट्रेड डेफिसिट की जो है वज़ाहत वो ऐसे होगी कि अगर आपके मुल्क की इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट्स के बराबर हों तो उसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की अब हम डेफिनेशन देखते हैं। इंपोर्ट का मतलब है कि आप जो है वो किसी मुल्क से जो है वो कोई चीज़ें चाहे वो खाने पीने की अशिया हों, खेल का सामान हो, उसके बाद असला वग़ैरह, तो वो मंगवाते हैं, उसको हम इंपोर्ट कहते हैं। और एक्सपोर्ट जो है वो हमारे मुल्क के अंदर बनने वाली अशिया यानी कि जो सनत में कपड़ा वग़ैरह या कोई हम अद्वियात या असला या कोई खाने पीने की अशिया हैं, वो अगर हम बाहर बेचते हैं तो उसको एक्सपोर्ट्स कहते हैं। तो जिस मुल्क की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपस में बराबर हों, उनमें ख़सारा ना हो, तो वो मुल्क मुस्तहकम है। अब हम तीसरा जो है पैमाना जो IMF और वर्ल्ड बैंक ने जो है वो दिया कि किसी मुल्क को अगर आपने देखना है कि मुस्तहकम है, वो तीसरा पैमाना था डेब्ट क्राइसिस। डेब्ट क्राइसिस 2 तरह के हैं। सबसे पहले जो है वो है नेशनल डेब्ट क्राइसिस। इसका मतलब ये है कि कर्ज़ा जो है वो अगर है तो वो ना किसी पार्टी पर है और ना किसी हुक्मरान पर, मसलन न किसी मखसूस जो है तबके पर भी नहीं है और किसी फ़र्द पर भी नहीं है। तो वो कर्ज़ा जो है वो है किस पर? वो कर्ज़ा जो है वो पूरे मुल्क पर है। अगर आपने वो कर्ज़ा उतारना है तो वो पूरा मुल्क जो है वो उसकी नुकसानात को जो है वो उठाएगा। तो दूसरा जो इसकी किस्म है डेब्ट क्राइसिस की वो है सर्कुलर डेब्ट क्राइसिस। अगर आपने जो है वो कर्ज़ा पूरा अदा ना कर सकें तो उसके 2 हल हैं। सबसे पहला हल ये है कि IMF या वर्ल्ड बैंक से दोबारा कर्ज़ा लें, यानी कि आपने पहले कर्ज़ा लिया हुआ है तो उसको उतारने के लिए दोबारा कर्ज़ा लें। इसको हम जो है वो सर्कुलर डेब्ट कहते हैं। इसका आखिरी नतीजा जो है वो मेरे ख़्याल के मुताबिक जो है वो यूगोस्लाविया जैसा ही होता है, यानी कि मुल्क जो है वो कर्ज़ा जो है वो उतारने से कासर है तो और कर्ज़ा ले रहे हैं तो वो मुल्क यकीनन तौर पर टूट जाता है, वो मुल्क मुस्तहकम नहीं है। तो आप अगर उसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर किसी वजह से कोई मुल्क तबाही का शिकार हो रहा है, मसलन वो किसी भी वजह से हो, इसमें कुदरती आफ़ात, करप्शन
और कोई दीगर जो है वो अगर मखसूस जो है वो जो है वजह है। अब इसका भी हल मौजूद है कि इस मुल्क को दोबारा से अपने पाँव पर जो है वो खड़ा कैसे किया जाए। सबसे पहला हल ये है कि वो मुल्क जो है वो कर्ज़ा लें। मसलन अगर आपने जो है कर्ज़ा लिया है 1 बिलियन, तो अगर आपने वो वापस करना है तो उस पर जो है वो जो सूद लगा है वो 1% है। मसलन जिसका मतलब है कि आपने जो कर्ज़ा 1 बिलियन लिया है उस पर 1% भी जो है वो भी अदा करना है। उसके बाद एक और इसको उतारने का तरीका ये है कि वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हॉस्टैलिटी। मसलन इसका मतलब है आप जो है वो अपनी आमदन को बढ़ाएं और ख़र्चे को कम करें, या जो फ़जूल ख़र्ची जो है उसको कम करें। इसकी मिसाल जो है वो पाकिस्तान से लूँगा कि पाकिस्तान का जो प्रोटोकॉल का बजट है वो है 5%, जबकि तालीम का बजट जो है वो 2.5% या इसको कह लें 2.7% है। जिससे वाज़ह है कि पाकिस्तान में जो है वो मयार कितना है। मसलन पाकिस्तान में जो अमीर होने का मयार है वो सिर्फ़ गाड़ियों में घूमना है, ना कि तालीम का मयार। उसके बाद दूसरा हल ये है कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी? आप जो है वो आलमी मंडी में अपनी जो चीज़ें हैं अपने मुल्क से बनी हुई, उनको बाकी जो वहाँ पर आलमी मंडी में चीज़ें बेच रहे हैं वही चीज़, तो उसको कम कीमत पर बेचें। मसलन आप अगर एक दुकानदार के पास जाते हैं, आप उसको कोई चीज़ देते हैं, तो मसलन उसको कह लें कि वो 12 रुपए की है, तो दुकानदार आपको कहेगा कि मेरे पास ये चीज़ पहले ही मौजूद है तो मैं आपकी चीज़ क्यों लूँ। तो आप उसे कहें कि ये मेरी नई चीज़ है तो मैं इसको 10 रुपए में बेचता हूँ, तो वो ले लेगा क्योंकि उसमें उसको फ़ायदा है। तो इसी तरह जो आपके मुल्क में जो चीज़ें बनी हुई हैं उनको अगर आप सस्ते दामों बेचेंगे तो आलमी मंडी में जो है वो आपकी कदर बढ़ेगी और आपकी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अगर आपने सस्ता बेचना है तो इसका हाल ये है कि आप अपनी जो करेंसी है उसको डॉलर के मुकाबले में डीवैल्यू करें। डॉलर क्यों? क्योंकि जो आलमी मंडी में तिजारत होती है वो डॉलर में ही की जाती है। उसके बाद जो है वो आपकी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और जो है जो चीज़ें बिकती हैं वो क्यों आलमी मंडी है तो उसमें जो है आला मयार की जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। आला मयार की चीज़ें जो हैं आप ऐसा करें कि मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं जो बाहर ममालिक से आती हैं तो उनको जो है वो अपने मुल्क में दावत दें, वो आके चीज़ें बनाएं। उसके बाद जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो बाहर से जो आते हैं ताजिर आते हैं वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके मुल्क में, तो वो अपनी चीज़ें बाहर से लाते हैं, तो इस वजह से वो जो है आला किस्म की चीज़ें बन जाती हैं। इससे आपका कर्ज़ा जो है वो उतर सकता है। उसके बाद एक और हाल ये है कि वो IMF और वर्ल्ड बैंक जो है वो कहता है कि आप जो है अपने मुल्क में जो सब्सिडी देते हैं, मसलन वो कुछ भी हो सब्सिडी, मसलन उसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, तो उसमें जो है आप सब्सिडी ना दें। मसलन सब्सिडी का मतलब ये होता है कि अगर कोई मरीज़ जो है वो दवाई लेने जाता है तो हुकूमत ने अगर जो है हेल्थ पर सब्सिडी दी हुई है तो उसका बिल बनता है 5,000, तो उस पर अगर सब्सिडी दी हुई है तो उसको सिर्फ जो है 1,000 रुपया अदा करना होगा। तो जो 4,000 बाकी है वो हुकूमत की सब्सिडी से अदा हो जाएगा। तो वर्ल्ड बैंक और IMF कहता है कि आप जो है सब्सिडी जो है वो बिल्कुल ना दें, अपने फ़जूल अखराजात पर काबू पाएँ, तो इससे आपका कर्ज़ा जो है वो कम होगा। ये पैमाने तो थे जो है अपने मुल्क को अगर आप कर्ज़े में फंसे हैं या बैलेंस करने के लिए। अब वो कुछ और पैमाने देते हैं कि आप अगर अपने मुल्क को मज़ीद ऊपर ले जाना चाहते हैं कि आपका मुल्क जो है वो पहले से ही बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है,
तो आप इसको आगे कैसे लेकर जा सकते हैं। तो पहला जो पैमाना वो देते हैं वो एक्सपोर्ट्स, वो कहते हैं कि अपनी एक्सपोर्ट जो है उसको और बढ़ाएं। एक्सपोर्ट का जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि वो कैसे बढ़ेंगी। उसके बाद दूसरा पैमाना वो देते हैं कि मल्टी इंटरनेशनल कंपनियों को अपने मुल्क में दावत दें ताकि वो आकर यहाँ पर मुख्तलिफ़ सनतें लगाएं ताकि एक्सपोर्ट जो है वो आपकी बढ़ें। और उसके बाद जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपके अपने मुल्क में उनका सही तौर पर इस्तेमाल करें ताकि जो है आपका मुल्क जो है वो ऊपर जाने में ज़्यादा देर ना लगाए। तो ये तो था एक पार्ट। तो दोस्तों अगले पार्ट में जो है वो आपको मिलेगा कि इन सूरत हाल में इस जो ये पस मंज़र है इस सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है। ये जो अगला पार्ट आएगा उसमें आपको ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान में जो इकॉनमी के मसाइल चल